भारत का पूरी दुनिया में क्या रुतबा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, जो नाटो का भी सदस्य है, उसने ऐलान किया है कि कोई भी इंडियन जो यूक्रेन से बचकर बाहर निकलना चाहता है वो उनके यूक्रेन पोलैंड लैंड बॉर्डर पोस्ट के जरिए पोलैंड के अंदर एंटर हो सकते हैं। किसी भी भारतीय नागरिक से पोलैंड का वीजा नहीं मांगा जाएगा, बस उनके पास पासपोर्ट और आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि वो भारतीय नागरिक हैं। पोलैंड सभी भारतीयों को अपनी सीमा के अंदर ले लेगा। पिछले कुछ ही दिनों में यूक्रेन से पोलैंड के अंदर 2 लाख रिफ्यूजीज आ गए हैं। उसके बावजूद पोलैंड बिना वीजा के किसी भी भारतीय नागरिक को अपने देश में लेने के लिए रेडी है। इसकी घोषणा पोलैंड के इंडिया में एम्बेसडर एडम बुराकोव्स्की ने कुछ ही घंटे पहले की है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने रशिया के लिए एक बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है। दरअसल रशिया से आने वाली फ्लाइट्स के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फाइटर जेट्स यूक्रेन को कुछ ही घंटों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसको लेकर अभी तक ज्यादा सिचुएशन साफ नहीं हो पाई है कि कौन सा यूरोपियन देश यूक्रेन को कितने फाइटर जेट्स देगा, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो यूक्रेन को एयर सपोर्ट देंगे। यूक्रेन के पास अगर फाइटर जेट्स आ जाते हैं तो रशिया की एयर सुपीरियरिटी और जो हवा में उसको बढ़त मिली है वो एकदम ही खत्म हो सकती है। इसके बाद रशियन ग्राउंड ट्रूप्स बिना एयर सपोर्ट के ज्यादा समय तक यूक्रेन के अंदर नहीं टिक पाएंगे। वहीं अमेरिका, फ्रांस और कुछ नाटो देशों ने रशिया में रह रहे अपने देश के लोगों को किसी भी देश की फ्लाइट पकड़कर रशिया से बाहर निकलने के लिए कह दिया है। इन्होंने कहा है कि रशिया में उनका और रुकना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि नाटो देश रशिया के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ही घंटे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक रेजोल्यूशन लाया गया था। रेजोल्यूशन ये था कि क्या यूक्रेन क्राइसिस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाए या फिर नहीं। यूएन जनरल असेंबली में 193 देश आते हैं। वहां पर इस मुद्दे को डिस्कस किया जाना रशिया के लिए बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लॉस साबित हो सकता है। यूक्रेन मुद्दे को यूएन जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाए या फिर नहीं, ये भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में वोटिंग के जरिए डिसाइड होना था। रशिया यहाँ पर वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक तरह से प्रोसीजरल वोटिंग थी। पिछले कल भी इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई और उस वोटिंग में भी इंडिया ने एब्सटेन करके पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया। भारत ने चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर पिछली बार की तरह इस बार भी एब्सटेन किया, जबकि रशिया ने इसके विरोध में वोट किया। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कुल 11 देश थे। भारत इस वोटिंग के दौरान कुछ भी वोट करता फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि रेजोल्यूशन पास करने के लिए अमेरिका को कम से कम 9 वोट्स चाहिए थे, जो कि अमेरिका को मिल गए थे। और अब ये मुद्दा डिस्कस किया जाएगा 193 देशों द्वारा यूएन जनरल असेंबली में मंडे यानी आज कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के आग्रह के बाद भी भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेफरेंस पर यूएन जनरल असेंबली में इस तरह का रेजोल्यूशन लास्ट टाइम 1982 में लाया गया था। और अगर यूएन जनरल असेंबली के इतिहास को देखा जाए तो इस तरह की इमरजेंसी मीटिंग आज तक केवल 10 बार ही बुलाई गई है। यूएन जनरल असेंबली में रशिया के पास वीटो करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और युद्ध रोकने के लिए जो निंदा प्रस्ताव अमेरिका लाएगा उसको पास कराने के लिए अमेरिका को बस 97 देशों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन अगर यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएन जनरल असेंबली से पास हुए रेजोल्यूशंस नॉन बाइंडिंग होते हैं, उनको मानने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं किया जा सकता है, जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा पास किए गए रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं। अगर ये रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता तो फिर उस केस में रशिया को मानना ही पड़ता, लेकिन वहां पर तो रशिया ने खुद ही वीटो कर दिया है। खैर, रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स हाई अलर्ट के ऊपर रख दिए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अपनी हार देखते हुए रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।